वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि कल हमने ऑसिलेशन का पार्ट नंबर 1 किया था, आज हम ऑसिलेशन का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। ऑसिलेशन में हमने बताया था कि ऑसिलेशन में कुछ जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं कि एसएचएम बोलो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक चैप्टर अलग से बनाते हैं, लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि एसएचएम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन वो एक अलग से चैप्टर नहीं है, वो ऑसिलेशन का एक क्या है पार्ट है। तो आज हम ऑसिलेशन का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं और टोटल लेक्चर की मैं बात करूं तो टोटल लेक्चर है 55 यानी कि 55वां लेक्चर है। हमारी जो रफ्तार सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसमें आज 55वां लेक्चर ऐड करने जा रहे हैं। तो आज हमारा ऑसिलेशन का पार्ट नंबर 2 है, बोले तो दोलन का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। अगर क्लास के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन जानकारी या सूचना चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम ऐप को ओपन करें, उस पे सर्च का आइकन दिखेगा, वहां पर सर्च करें तो सर्च के बाद सबसे ऊपर दिख जाएगा, उस पे एक ज्वाइन का ऑप्शन होगा, क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ, जिससे क्लास के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन जानकारी या सूचना आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आती है। बिना देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑसिलेशन बोले तो दोलन का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। कल हमने इसका पार्ट नंबर 1 किया था, जिसमें मैंने आपको स्प्रिंग कांस्टेंट तक बता दिया था। स्प्रिंग का जो कॉन्सेप्ट था वहां तक मैंने बता दिया था। अगर रिवाइज करना चाहूँ तो थोड़ा सा कल का रिवाइज कराता हूँ। मैंने कल लास्ट कराया था स्प्रिंग का एक एग्जाम्पल लिया था। वो एग्जाम्पल कुछ ऐसा था, मैंने स्प्रिंग को फिक्स कर दिया था और ऐसी कोई स्प्रिंग ली थी, स्प्रिंग पे वो कैपिटल एम द्रव्यमान का क्या था एक बॉक्स। मैंने बताया था अगर इस स्प्रिंग को मैं अपनी ओर खींचूंगा, जब अपनी ओर खींचूंगा तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। तो ये इसको अगर इधर की तरफ खींचूंगा तो डायरेक्शन यही है, तो इसी डायरेक्शन में विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मैंने माना था एक्स। ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट कुछ किताबों में एनसीईआरटी अगर तुम खोलोगे तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट को वाई से डिनोट किया है, तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। हम एक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? एक्स लिया हमने। जब डिस्प्लेसमेंट एक्स है, कब? जब मैंने स्प्रिंग को खींचा था। लेकिन अगर इसी स्प्रिंग को छोड़ दूं तो इस पे एक क्या लगेगा? बल लगेगा। जब स्प्रिंग को छोड़ूंगा तो अपनी कौन सी स्थिति में आ जाती है? मीन पोजीशन में आ जाती है। मीन पोजीशन दैट इज माध्य स्थिति। क्या? माध्य स्थिति। जब इस स्प्रिंग को मैं छोड़ दूंगा खींचने के बाद तो अपनी किस अवस्था में आ जाएगी? माध्य स्थिति में आ जाएगी, मीन पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन अगर इस स्प्रिंग को खींचने के बाद मैं छोड़ता हूं तो इसको इस डायरेक्शन में क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। और इसी फोर्स को मैं एक नाम दे देता हूं। वो नाम क्या होता है? प्रत्यानयन बल। क्या होता है? प्रत्यानयन बल। इस जो प्रत्यानयन बल होता है, और मैंने आपको कल बताया था कि प्रत्यानयन बल और सरल आवर्त गति की स्प्रिंग में उत्पन्न डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? अपोजिट होती है। दोनों की अपोजिट है डायरेक्शन। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। जब डायरेक्शन दोनों की कैसी होती है? अपोजिट होती है। पहला क्वेश्चन डायरेक्शन को लेकर है। प्रत्यानयन बल और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है? दोनों की अपोजिट होती है। कैसी होती है? अपोजिट होती है। लेकिन अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूं तो एफ बराबर कोई नेतांक लगाना पड़ता है। मैंने लगा दिया के। क्या लगा दिया? के माइनस के एक्स। ये बात करूं के, तो मैंने जब आपको एलएनएम पढ़ाया था उसमें अच्छी तरह से बताया था कि के जो होता है वो क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है? स्प्रिंग नेतांक होता है। इतना क्लियर? यहां तक मैंने आपको कल बताया था। लेकिन आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑसिलेटरी समीकरण। क्या पढ़ाऊंगा? ऑसिलेटरी इक्वेशन। आज जो टॉपिक है हमारा वो है मेरा ऑसिलेटरी इक्वेशन। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं तो मैं ऑसिलेटरी इक्वेशन दैट इज दोलन समीकरण। क्या? दोलन समीकरण। आज हम पढ़ेंगे दोलन समीकरण क्या होता है। तो दोलन समीकरण को समझने से पहले दोलन समीकरण होता क्या है
दोलन समीकरण मेरा होता है f बराबर माइनस के x की पावर n। ये होता है मेरा दोलन समीकरण f बराबर माइनस के x की पावर n। लेकिन ये तो हो गई रट्टा वाली बात, ये तो क्या है रट्टा वाली बात। लेकिन यहाँ पर समझते क्या हैं, समझते ये हैं कि जो मेरा x होता है, जो मेरा x होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, दैट इज विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। यानी कि x क्या होता है? विस्थापन। क्लियर। जब x विस्थापन होता है तो ये मापा कहां से जाता है, मेजरमेंट कहां से किया जाता है? x डिस्प्लेसमेंट है, जब ये डिस्प्लेसमेंट है तो कहीं ना कहीं से मापा जाता होगा, कहीं ना कहीं से इसे मेजरमेंट किया जाता होगा। तो ये मापा जाता है, मापने को मैं कह सकता हूं मेजरमेंट कहां से किया जाता है? तो ये मेजरमेंट किया जाता है मीन पोजीशन से। कहां से? मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन से कहा किया गया था, मापा जाता है। मीन पोजीशन की मैं बात करूं तो दैट इज माध्य स्थिति। क्या होती है? माध्य स्थिति। यानी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कहां से मापा जाता है? डिस्प्लेसमेंट मापा जाता है हमारी मीन पोजीशन, दैट इज माध्य स्थिति से। इतना क्लियर? एक्स क्लियर हो गया। अब मैं बात करूं मेरा एन क्या होता है। मेरा एन होता क्या है? तो एन होता है मेरा एक ऑड नंबर। क्या होता है? ऑड नंबर। अब एन ऑड नंबर होता है, लेकिन आप कह रहे होंगे कि एन ऑड नंबर ही क्यों है, इवन क्यों नहीं लेते? तो उसकी भी मैं बात करूंगा, बस थोड़ी देर रुक जाओ। इसको क्लियर करने के बाद मैं एन की बात करूंगा, ये इवन क्यों नहीं होता, ये इवन क्यों नहीं होता। मैं अभी थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि एन कैसा होता है? ऑड। एन कैसा होता है? ऑड। जब एन ऑड होता है तो एन बराबर 1 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इसके बाद 7 होगा, डॉट 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 etc, यानी कि और भी हो सकता है। एन कैसा होगा? ऑड होगा। ऑड में कौन कौन आता है? 1 3 5 7 डॉट 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 etc। ऑड बोलूं तो इसे हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। ऑड नंबर क्या कहते हैं? विषम संख्या। इतना क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब देखो इसके बाद मैं बताऊं मेरा एफ क्या होता है। यहाँ पर एफ क्या होता है? एफ होता है मेरा क्या? एक फोर्स होता है जो हमेशा कहाँ लगता है? टूवर्ड्स इन मीन पोजीशन, टूवर्ड्स इन एट मीन पोजीशन, जो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगता है। कहाँ लगता है? मीन पोजीशन की ओर लगता है। हिंदी की मैं बात करूं, ये हमेशा माध्य स्थिति की ओर लगता है। माध्य स्थिति की ओर लगता है। कहाँ लगता है? माध्य स्थिति की ओर लगता है। यानी कि इतना क्लियर हो गया कि मेरा दोलनीय समीकरण यानी कि ऑसिलेटरी इक्वेशन जो होती है एफ बराबर माइनस के एक्स की पावर एन होती है। एक्स क्या होता है? एक्स मेरा होता है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज विस्थापन। अगर ये विस्थापन है तो इसका मेजरमेंट कहां से होता है? मेजरमेंट बोलूं तो मापा कहां से जाता है? ये मापा जाता है मीन पोजीशन, दैट इज माध्य स्थिति से। कहां से? माध्य स्थिति से। क्यों मापा जाता है माध्य स्थिति से? देखो मैंने कल आपको बताया था ये कोई मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं, ये एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये एक्स एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन है। अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर चलते हैं तो माध्य स्थिति से इधर की ओर चलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, तो यहाँ पर जब चलेंगे तो ये कोई विस्थापन तय करना पड़ेगा और इसी विस्थापन को, इसी डिस्प्लेसमेंट को, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू को हम एक और नाम से जानते थे जिसे हम कहते थे एम्पलीट्यूड। क्या कहते थे? एम्पलीट्यूड। इसको हम ए से प्रदर्शित करते थे, कैपिटल ए से करते थे। इस बात को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इस बात को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देख ये मेरी कोई क्या है? माध्य स्थिति। माध्य स्थिति से अगर इधर की ओर चलूंगा ये क्या है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मैंने आपको कल ये भी बताया था कि मीन पोजीशन दैट इज माध्य स्थिति होती कब है? माध्य स्थिति तब होती है जब ये पार्टिकल इज ए रेस्ट, यानी कि कोई पार्टिकल है वो मेरा विराम अवस्था में होगा। पार्टिकल इज ए रेस्ट,
पार्टिकल इज ए रेस्ट, यानी कि कोई भी कण है मेरा विराम अवस्था में होगा। जब वो विराम अवस्था में होगा तो क्या इस कंडीशन में कोई डिस्प्लेसमेंट होगा? डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। x बराबर कितना होगा? 0। जब x बराबर 0 होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो टाइम पीरियड कितना होगा? 0। टाइम पीरियड कितना होगा? 0। जी हाँ, अगर मैं इस मीन पोजीशन से एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना चाहूं तो यहां से चलूंगा एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। जब वो डिस्प्लेसमेंट जो तय करेगा, उस डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, उस मैक्सिमम वैल्यू को किससे दर्शाते हैं? एम्पलीट्यूड से। एम्पलीट्यूड को किससे दर्शाते हैं? ए से। तो इस डायरेक्शन में एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एम्पलीट्यूड होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो प्लस ए एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। ये कब था? एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके अपोजिट एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इधर भी चलेगा तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। कितना? एक्स बराबर माइनस के ए। क्यों माइनस का ए? क्योंकि ये एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन है। एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में हम चलेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा? एक्स बराबर माइनस का ए। इतना क्लियर? अब क्वेश्चन ये था कि हमने जो n लिया था वो E1 क्यों नहीं लिया? n जो लिया वो E1 क्यों नहीं लिया और ही क्यों लिया? तो मैंने बताया था यहाँ पर n कैसा होता है? और नंबर होता है। क्यों होता है? देख, मैंने मान लिया कि x बराबर मैं माइनस का मान लो और n बराबर मैं अगर E1 मानता हूं, क्या E1 मानता हूं, मैंने मान लिया E1 क्या है? 2 है। क्या है? 2। तब मैं समीकरण की बात करूं, f बराबर माइनस के एक्स की पावर n होता है। f बराबर माइनस के एक्स की वैल्यू माइनस और n रख दिया मैंने 2। इसका माइनस का स्क्वायर होगा तो फिर प्लस हो जाएगा। f बराबर माइनस के यानी कि मेरा जो बल निकला वो माइनस का निकला। कैसा निकला? माइनस का। क्लियर? कब माइनस का निकला? जब x की वैल्यू मैंने कैसी रखी है? माइनस की, तो बल भी कैसा निकला है? माइनस का। क्या ऐसा संभव है कि प्रत्यानयन बल और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही होती है? नहीं होती है। कल ही बताया था कि प्रत्यानयन बल और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर बल पॉजिटिव का होता है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? अपोजिट होती है, विपरीत होती है। अगर मैंने यहाँ x नेगेटिव माना है और n इवन लिया है तो मेरा x नेगेटिव रखने पर f कितना आ रहा है? नेगेटिव का आ रहा है, माइनस का आ रहा है। जब ये माइनस का आ रहा है तो दोनों कैसे हो गए? दोनों सेम डायरेक्शन में हुए। कैसे हुए? सेम डायरेक्शन में। जब ये सेम डायरेक्शन में हुए तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि प्रत्यानयन बल और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो। नहीं, प्रत्यानयन बल और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, विपरीत होती है। इतना क्लियर? इसलिए हम n की वैल्यू कैसी नहीं लेते हैं? इवन नहीं लेते, हमेशा कैसी लेंगे? और लेते हैं। और रख के देख ले, मैं x बराबर माइनस रखूं और n की वैल्यू अगर मैं और रखूं, मान ले 1 रख दूं, तो f बराबर माइनस के x की जगह मैंने माइनस रख दिया और n की जगह 1 रख दिया। f बराबर माइनस के मल्टीप्लाई माइनस f बराबर प्लस के, यानी कि इवन जब मैं और रखा, मैंने x बराबर माइनस रखा और नंबर रखने पर मेरा बल कैसा आया? प्लस का आया। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। तो ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि प्रत्यानयन बल और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? अपोजिट होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस लिए हम इवन नंबर को नहीं लेते हैं और किस लिए हम ऑड नंबर को लेते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। ये था तुम्हारा ऑसिलेटरी इक्वेशन। क्या था? ऑसिलेटरी इक्वेशन था। अब मैं चलता हूं अगले कंसेप्ट पे। अगर किसी को नोट करना है तो इसको नोट कर सकता है। एक बार और समझो, हमारा समीकरण क्या होता है? f बराबर माइनस के एक्स की पावर n।
एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो कहीं ना कहीं से मेजरमेंट किया जाता होगा, तो ये मेजरमेंट किया जाता है मीन पोजीशन से। कहां से, मीन पोजीशन, यानी कि माध्य स्थिति से इसे मापा जाता है। माध्य स्थिति से इसे मापा जाता है। तो मेरा एन होता है वो हमेशा ऑड नंबर होता है। कैसा, ऑड नंबर होता है। जब ये ऑड होता है तो ऑड में तो 1 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी आता है, बहुत सारे आते हैं, डॉट 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 etc। एन ई ऑड ही क्यों होता है, मैंने ये भी आपको बताया। अगर मैं एन इवन लेता हूं, अगर एक्स माइनस रखता हूं तो मेरा वल भी माइनस का आता है। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट और प्रत्यानयन की जो डायरेक्शन है वो सेम हो, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट होती है। जब हमने इवन रख के देखा तो ऑड रख के देखा तो हमारा एक्स माइनस रखने पर एफ पॉजिटिव का निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऑड नंबर रखना हमारा सही है। तो इसलिए एन क्या लेते हैं, ऑड लेते हैं, ना कि इवन। इतना क्लियर होगा। अब मैं चलता हूं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें। अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम एसएचएम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एसएचएम। एसएचएम की मैं बात करूंगा, एसएचएम पढ़ेंगे। अब जो अब चैप्टर स्टार्ट होगा वो इस अब चैप्टर की हेडिंग आएगी एसएचएम। क्या होगा, एसएचएम। मैं बात करता हूं एसएचएम की। किसकी, एसएचएम। ये मेरा क्या है, चैप्टर यही था। इसी चैप्टर को कुछ टीचर अलग से चैप्टर बताते हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं, एसएचएम कोई अलग से चैप्टर नहीं है, ये ऑसिलेशन का एक पार्ट है। ऑसिलेशन का एक पार्ट है। एसएचएम की मैं बात करूं तो दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं दैट इज सरल आवर्त गति। क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति। अब मैं बात करता हूं सरल आवर्त गति होती क्या है। सरल आवर्त गति होती क्या है, तो सरल आवर्त गति बहुत सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन है कि इट इज ए स्पेशल ऑसिलेशन मोशन। इट इज ए स्पेशल ऑसिलेशन मोशन, यानी कि इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो इट इज ए स्पेशल ऑसिलेशन मोशन, यानी कि ये ऑसिलेशन मोशन दोलनी गति का एक सरल पार्ट है, एक सरल भाग है। क्या, एसएचएम। एसएचएम होता क्या है कि ये दोलनी गति का एक सबसे सरल और इजी पार्ट है। क्या है, सरल और इजी पार्ट है। इतना क्लियर हुआ। अब ये सरल और इजी पार्ट है क्या, सरल आवर्त गति। क्या है, सरल आवर्त गति। तो हमने अभी पढ़ा था कि इसका जो वल था, 1 मिनट रुकना, इसका जो फॉर्मूला था वो एफ बराबर माइनस के एक्स की पावर एन था। एफ बराबर माइनस के एक्स की पावर एन था। तो उसको डिफाइन करें अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो कैसे करेंगे। माने हमारा फॉर्मूला था एफ बराबर माइनस के एक्स की पावर एन। यही फॉर्मूला था। इस एक्स को, यानी कि इस एक्स को मैं कुछ भागों में बांटता हूं। अगर मैं कुछ भागों में बांटूं तो पहला पार्ट मेरा होगा पुट एन बराबर 1। पुट एन बराबर 1। जब मैं एन बराबर 1 पुट करूंगा तो एफ बराबर माइनस के एक्स की पावर 1, तो एफ बराबर माइनस के एक्स मेरा क्या निकलेगा, फॉर्मूला निकलेगा एफ बराबर माइनस के एक्स। वैल्यू हम और ही पुट करेंगे। एन कैसा होता है हमेशा, एन हमेशा कैसा होता है, एन हमेशा कैसा होता है, ऑड होता है। तो वैल्यू भी कैसे पुट करेंगे, और ही पुट करेंगे। हमने पहली वैल्यू पुट की एन बराबर 1। अगर मैं यहीं पर दूसरी वैल्यू पुट करूं एन बराबर 3 पुट करूं तो एफ बराबर माइनस के एक्स की पावर 3 निकलेगा। एफ बराबर माइनस के एक्स की पावर 3 निकलेगा। इतना क्लियर। अगर मैं फिर से एक और वैल्यू पुट करूं तो पुट एन बराबर 7 करूं या 5 करूं। अगर मैं 5 करता हूं तो एफ बराबर माइनस के एक्स की पावर 5 निकलेगा।
x की पावर 5 निकलेगा। अगर मैं यहीं पर n बराबर 7 करूं तो f बराबर -k x की पावर 7 निकलेगा। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहता क्या है? इट इज ए स्पेशल ऑसिलेशन मोशन। इट इज ए स्पेशल पार्ट ऑफ ऑसिलेशन मोशन। इट इज ए स्पेशल पार्ट ऑफ ऑसिलेशन मोशन, यानी कि ये दोलनी गति का एक सरल या इजी पार्ट होता है। जब ये सरल या इजी पार्ट होता है तो क्या हमारे जो सिलेबस में n बराबर 3 पुट करने पर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और ये भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और ये भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने सिलेबस की तो अपने सिलेबस में केवल n बराबर 1 होता है और इसी को कहते हैं हम एसएचएम। इसी को हम क्या कहते हैं? एसएचएम। अगर इसको एसएचएम कहते हैं तो एसएचएम की इक्वेशन क्या होगी? एसएचएम की इक्वेशन होगी मेरी f बराबर -kx। f बराबर -kx किसकी इक्वेशन निकलेगी? f बराबर -kx जो इक्वेशन निकली वो सरल आवर्त गति की निकली। किसकी? सरल आवर्त गति का अगर समीकरण पूछ ले तो क्या होगा? ये होगा f बराबर -kx। f बराबर -kx क्या निकलेगा? सरल आवर्त गति का इक्वेशन। उम्मीद करता हूं आई होप कि आपको समझ में आया होगा सरल आवर्त गति का। सबसे पहली बात, सरल आवर्त गति होती क्या है? सरल आवर्त गति दोलनी गति का एक सरल भाग है, एक सरल पार्ट है जिसका इक्वेशन होता है f बराबर -k x की पावर n। ये तो हम अभी पढ़ के आए थे दोलनी गति का समीकरण। अगर मैं x की बात करूं, x की पावर n की बात करूं तो इसको मैंने कुछ भागों में डिवाइड करके बताया है। n बराबर 1 रखा तो f बराबर -k x निकला। n बराबर 3 रखा तो f बराबर -k x की पावर 3 निकला। और n बराबर मैंने 5 रखा तो f बराबर -k x की पावर 5 निकला। अगर मैंने n बराबर 7 रखा तो f बराबर -k x की पावर 7 निकला। लेकिन हमारे सिलेबस में बात है सिर्फ n बराबर 1 की, उसी को हम कहते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होगी? f बराबर -k x। f बराबर -k x क्या निकलेगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन निकलेगी। इतना क्लियर? इतना क्लियर। अब मैं आपको एक नोट पॉइंट बताऊं। नोट पॉइंट ये है, कुछ किताबों में जब तुम लूसेंट को उठाओगे, किसको? लूसेंट को, तो वहां पे बताया है कि जो मेरा एसएचएम है वो एक कैसी गति है? वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। कैसी है? स्ट्रेट लाइन मोशन बताया गया है। किसमें? लूसेंट में। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं भी कह सकता हूं कि सरल आवर्त गति एक कैसी है? आवर्त गति सरल रेखा में गति है। सरल रेखा में गति है। कैसी है? सरल रेखा में गति है। जब यह सरल रेखा में गति है तो ये क्या हर टाइम वैलिड होता है कि ये हर समय ये बात सही होगी कि स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में गति कौन सी है? सरल आवर्त गति एक सरल रेखा में गति होती है? नहीं, ये हर टाइम वैलिड नहीं है। होती है लेकिन कुछ कंडीशनों में होती है, कुछ फैक्ट होते हैं उसमें होती है। लेकिन ऐसा हर टाइम संभव नहीं है कि सरल आवर्त गति हमेशा सरल रेखा में गति करेगी। ऐसा हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है, कुछ कंडीशनों पे करता है। कंडीशन ये है, कंडीशन मान ले, अगर तुम कह रहे हो कि सरल आवर्त गति एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो क्या मुझे एक बताओ, मैंने एक पेंडुलम लिया था कल की क्लास में। जब मैंने एक पेंडुलम लिया था, ये पेंडुलम अगर इधर गति करेगा बोलो तो इधर उधर की गति। पेंडुलम किसका एग्जाम्पल था? ऑसिलेटरी मोशन का, दोलनी गति का। जब ये इधर खिसकेगा तो कुछ यहाँ पर वापस कहाँ आ जाएगा? मीन पोजीशन में। अगर इधर भी जाएगा तो वापस कहाँ आ जाएगा? मीन पोजीशन में। क्या ये इधर उधर की गति स्ट्रेट लाइन मोशन है? नहीं है।
स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, पेंडुलम की गति स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ नहीं है, तो क्या ऐसा हर टाइम वैलिड होता है कि सरल आवर्त गति हर टाइम सरल रेखा में गति होती है? नहीं, ये हर टाइम सरल रेखा में गति नहीं करती है, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि मान मैंने एक पेंडुलम दिया था, ये पेंडुलम है और इस पेंडुलम को मैंने फिक्स कर दिया। अगर ये इधर खिसकेगा तो इस जो थीटा की जो वैल्यू होगी वो बहुत कम होनी चाहिए। यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, या थीटा की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए, तभी वो कैसा मोशन करेगा? स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन करेगा। तो यहाँ थीटा कैसा है? यहाँ थीटा बहुत छोटा है, यहाँ थीटा बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है, यानी कि कैसा है? वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत छोटा है। तो इस कंडीशन में ये मोशन कैसा करेगा? स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, यानी कि सरल रेखा में गति करेगा। तो ध्यान रखना, सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन हर टाइम स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करता है। ये कंडीशन हर टाइम वैलिड नहीं होती है कि ये हर समय स्ट्रेट लाइन मोशन या सरल रेखा में गति करेगा। लेकिन किस कंडीशन में करता है? जब थीटा, हमारा पेंडुलम के बीच जो थीटा एंगल बनता है वो कैसा होना चाहिए? वेरी स्मॉल होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, तब वो कैसा मोशन करेगा? स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, एक सरल रेखा में गति करेगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट है इसमें मेरा विस्थापन समीकरण। कैसा? विस्थापन समीकरण। मैं विस्थापन समीकरण की बात करूंगा अब अगले कंसेप्ट में। विस्थापन समीकरण, 1 मिनट बस थोड़ी सी इंक डालना है। विस्थापन समीकरण की मैं बात करूंगा। अब विस्थापन, सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सरल आवर्त गति का, सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण। विस्थापन समीकरण, सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विस्थापन समीकरण, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, एसएचएम ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या कहती है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये कहती है कि मान मैंने अभी आपको बताया था, ये कोई क्या है? पार्टिकल है। ये कोई क्या है? पार्टिकल है। जब ये पार्टिकल है तो मैं इस पार्टिकल को क्या मानता हूं? पार्टिकल इज ए रेस्ट। पार्टिकल इज ए रेस्ट। जब पार्टिकल रेस्ट में होगा तो इस स्थिति को मैं एक स्थिति मानता हूं मीन पोजीशन। क्या मानता हूं? मीन पोजीशन, दैट इज माध्य स्थिति। क्या? माध्य स्थिति। इस कंडीशन को क्या कहता हूं मैं? माध्य स्थिति। क्या कहता हूं? माध्य स्थिति। इतना क्लियर। अगर माध्य स्थिति से ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा, अगर ये माध्य स्थिति से एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा, इधर की ओर चलेगा, तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, विस्थापन तय करेगा। जी हाँ, बिल्कुल करेगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट तय करेगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। कितना होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, दैट इज आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं, जिसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अब ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, और उस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और उसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इतना तो क्लियर हुआ, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा प्लस के ए होगा, क्योंकि एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में है। लेकिन ये रेस्ट में था तो यहाँ एक्स कितना होगा? 0, और टाइम पीरियड भी 0। कोई विस्थापन नहीं होगा, कोई समय नहीं होगा। अगर मैं इस मीन पोजीशन से, अगर ये इधर चलता है बोले तो एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है, तो यहाँ जो होगा वो एक्स बराबर माइनस के ए होगा, यानी कि मीन पोजीशन से एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन के ओर चलने पर जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स बराबर माइनस के ए होगा। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर। अब डिस्प्लेसमेंट समीकरण यानी कि विस्थापन समीकरण कहता क्या है? देख, कंडीशन इफ
कब की बात कर रहा हूं? मीन पोजीशन की। कब की मैं बात कर रहा हूं? जब मीन पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, माध्य स्थिति की बात कर रहा हूं। कब की? माध्य स्थिति की। जब कण रेस्ट में है, पार्टिकल इज रेस्ट, यानी कि वो विराम अवस्था में, तब की मैं बात कर रहा हूं मीन पोजीशन की। तो मीन पोजीशन में x बराबर 0 और t बराबर क्या होता है? 0। x बराबर 0, t बराबर 0, तो तब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट समीकरण होगा वो x बराबर a साइन ऑफ ओमेगा टी। कितना होगा? a साइन ऑफ ओमेगा टी होगा मीन पोजीशन में। कितना होगा? x बराबर a साइन ऑफ ओमेगा टी। बात करूं मैं ओमेगा की, तो ओमेगा मेरा होता है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बट्टे टी। कितना होता है? 2 पाई बट्टे टी। लेकिन ऐसी ओमेगा की मैं एक और वैल्यू की बात करूं तो ओमेगा आवृत्ति के पदों में होता है 2 पाई एन। 2 पाई एन, 2 पाई एन क्या होता है? क्योंकि 1/t बराबर होता है एन, 1/t बराबर, यानी कि आवृत्ति बराबर 1 आवर्त काल होता है। तो ओमेगा बराबर 2 पाई बट्टे टी या ओमेगा बराबर 2 पाई एन। ये कब समीकरण होगा? x बराबर a साइन ओमेगा टी मीन पोजीशन में। कब होगा? मीन पोजीशन में। इतना ध्यान रखना, हम कुछ बुक्सों में x की जगह y भी पढ़ सकते हैं। आज की क्लास इतनी ही। कुछ टेक्निकल इशू, लाइट नहीं चली।